हेलो फ्रेंड्स, लो विज़ार्ड गुरु में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका दोस्त जयदत्त लो विज़ार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी लेक्चर्स की सीरीज़ में सर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर को देख रहे हैं अभी, और इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के लिए फर्स्ट लेक्चर मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों आपको। उसके बाद में सेकंड लेक्चर आपके सामने आज लेकर आया हूँ सर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था उसका क्विक रिकेप मैं आपको दे देता हूँ सर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर की शुरुआत की थी और उसमें हमने देखा था कि सर एक रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल यानी कि बुक करने के लिए एलिजिबल कब होता है। बुक करने के लिए एलिजिबल होने के लिए सर उसे सेक्शन 16 की प्राइमरीली कंडीशंस को फुलफिल करना था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के अंदर दो कंडीशन दी हुई है सर। पहली कंडीशन थी सर कि वह एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरी बात, सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन डीलर वो नहीं होना चाहिए क्योंकि कंपोजिशन डीलर को आईटीसी नहीं मिलता सर। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमने देखी थी, मैं आपको दिखा देता हूं। हमने सेकंड कंडीशन सर देखी थी कि जो गुड्स और सर्विसेज वो यूज़ ले रहा है एज ए इनपुट वह इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज़ होनी चाहिए। 16 सबसेक्शन 2 के अंदर 4 एडिशनल कंडीशंस भी सर हमने चेक करी थी। पहली कंडीशन थी सर उसे टैक्स इनवॉइस अपने पोजीशन में रखना होगा या फिर डेबिट नोट एज द केस में भी, जिसके बेसिस पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर रहा है, बुक कर रहा है। साथ ही सेकंड कंडीशन के रेस्पेक्ट में सर उसे वह गुड्स और सर्विसेज या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्चुअल में अपनी फैक्ट्री प्रेमाइसेस में और बिजनेस प्रेमाइसेस में रिसीव होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए सर। अन्यथा सर उसके रेस्पेक्ट में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। थर्ड कंडीशन हमने देखी थी सर, सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। सर आप अपने इनपुट पर जिस टैक्स का क्रेडिट चाहते हैं उसका एक्चुअल में सप्लायर के द्वारा यानी आपको जिसने गुड सप्लाई किया था उसके द्वारा गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाना जरूरी है। और गवर्नमेंट को पेमेंट GSTR 3B यह स्टेटमेंट यानी GSTR 3B रिटर्न के थ्रू होता है दोस्तों, सब्जेक्ट टू रूल 36 सब रूल 4 जो हमें आज देखना है दोस्तों। और चौथी कंडीशन थी यानी कि रिसीवर के द्वारा रिटर्न फर्निश किया होना ज़रूरी है सेक्शन 39 के अंदर GSTR 3B के अंदर, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में जिसके आधार पर वह आईटीसी क्लेम कर रहा है उसे 3B के अंदर रिटर्न सबमिट करना होगा। सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 भी फुलफिल करनी होगी जो हम सेक्शन 17 के साथ ही पढ़ेंगे। यानी कि ये 6 कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी आईटीसी बुक नहीं किया जा सकता यदि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर उसका आईटीसी ब्लॉक हो जाता है दोस्तों। आज हमें रूल 36 सब रूल 4 देखना है। जो थर्ड कंडीशन थी, सप्लायर को एक्चुअली पेमेंट करना है जीएसटी का। यदि आपके सप्लायर ने ही जीएसटी का पेमेंट नहीं किया तो उसके रेस्पेक्ट में आईटीसी हम आपको कैसे दे सकते हैं सर, उसके लिए बातें कही गई है सेक्शन रूल 36 सब रूल 4 के अंदर। सो सर देखिए, रूल 36 सब रूल 4 आपके सामने है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग है सर ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट भी है जैसा मैंने लिखा हुआ है सर। इस डायग्राम के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इनवॉइसेस के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं सर सप्लायर के रेस्पेक्ट में। उसने अपलोड की है जितनी भी इनवॉइसेस सप्लायर के द्वारा अपलोड की गई है GSTR 1 में। सर GSTR 1 हम रिटर्न के चैप्टर में वैसे तो पूरी तरह से समझेंगे, बट आप समझिए GSTR 1 एक आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट होता है जो हर सप्लायर को गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, जिसके रेस्पेक्ट में वो बताता है कि आउटपुट सप्लाई के रेस्पेक्ट में मेरी वैल्यू क्या थी और कितना मैंने जीएसटी रिसीवर से चार्ज किया है। यानी कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी के रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। और जब ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया गया है तो रिसीवर को बहुत आसानी होती है उस क्रेडिट को बुक करने के लिए जिसके रेस्पेक्ट में उससे टैक्स वसूला गया है, क्योंकि GSTR 1 सप्लायर ने सबमिट कर दिया है और उसी के बेस पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये डेटा अपडेट हो चुका है कि रिसीवर से टैक्स रिकवर कर गवर्नमेंट को पे कर दिया गया है, तभी वह उसका क्रेडिट बुक कर पाएगा। इसका मतलब सर
यदि सप्लायर ने GSTR 1 सबमिट कर दिए हैं, जितने भी GSTR 1 सबमिट किए हैं उनके रेस्पेक्ट में रिसीवर को पूरा 100% ITC मिल जाएगा। जितने इनवॉइसेस अपलोड हो गए हैं उनका 100% ITC रिसीवर को मिल जाएगा सर। और यदि सप्लायर ने कुछ इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए हैं, आउटपुट सप्लाई के रेस्पेक्ट में GSTR 1 में स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया है, कुछ इनवॉइसेस अपनी आउटपुट सप्लाई के रेस्पेक्ट में अपलोड नहीं किए हैं, तो उस दशा में रिसीवर को ITC नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लॉ भी ऐसा नहीं कहता है सर। लॉ कहता है कि जितने इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं उस पार्ट ऑफ इनवॉइस के लिए भी रिसीवर को ITC मिल जाएगा, बट केवल इतना मिलेगा सर, इससे ज़्यादा नहीं। क्या बोला है सर? 20% ऑफ ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस ऑलरेडी अपलोडेड। मान लीजिए सर टोटल 200 इनवॉइसेस सप्लायर ने इशू की थी सर, 200 इनवॉइसेस। इसमें से सर 170 इनवॉइसेस उसने GSTR 1 के अंदर स्टेटमेंट में सर गवर्नमेंट को सबमिट कर दी, अपलोड कर दी GSTR 1 के अंदर। 30 इनवॉइसेस वो अपलोड नहीं कर सका। तो सर रिसीवर को 170 इनवॉइसेस जो सप्लायर ने GSTR 1 में अपलोड कर दी उसके रेस्पेक्ट में तो पूरा ITC मिल जाएगा। उन इनवॉइस की वैल्यू पर जो GST चार्ज किया था रिसीवर से उसके रेस्पेक्ट में रिसीवर को पूरा ITC मिल जाएगा। बट दोस्तों जो 30 इनवॉइसेस सप्लायर ने GSTR 1 के अंदर अपलोड नहीं की है उसके रेस्पेक्ट में रिसीवर को ITC मिलेगा तो सही, पर रेस्ट्रिक्टेड है सर। वो ITC रेस्ट्रिक्टेड है सर, वो लिमिटेड है सर, वो प्रोहिबिटेड नहीं है सर। उसका रेस्ट्रिक्शन अमाउंट बताया गया है कि जितनी इनवॉइसेस अपलोड कर दी, इसके लिए जितनी इनवॉइसेस अपलोड कर दी उसका 20%। मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 लाख थी, इसकी वैल्यू 2 लाख थी। इस पर रेस्पेक्टिव GST 2K बना था, मान लीजिए 2000 बना था। तो सर 2000 का 20% कर लीजिए, 2000 का 20% कर लीजिए सर, 400 सर। और सर दूसरा अमाउंट और एक्चुअल एलिजिबल ITC रिलेटेड टू इनवॉइस नॉट अपलोडेड, यानी कि 30 इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में कितना ITC बनता है जो अपलोड नहीं की गई वो बताइए सर। मान लीजिए इसका ITC बनता होगा 200 रुपीज़, तो सर ये देखा जाएगा 200 रुपीज़ और 400 रुपीज़, विचेवर इज लेस, यानी कि यहाँ पर उसे 200 रुपीज़ का ITC मिल जाएगा विद रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड। और सर 2K यानी कि 2000 रुपीज़ का तो ITC रिसीवर को मिल ही जाएगा, जो कि इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस अपलोडेड बाय द सप्लायर, यानी कि जितनी इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड कर दी थी उसका तो पूरा ITC मिल जाएगा, और जितनी इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड नहीं की उसका भी ITC मिल जाएगा, बट वो रिस्ट्रिक्टेड है। मैक्सिमम अमाउंट सर उसका होगा इनवॉइसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच जो इनवॉइसेस थी उसका जो अपलोड कर दिया गया है, यानी कि 2000 रुपीज़ का 20%, यानी फर्स्ट पॉइंट देखिए 20% ऑफ ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस ऑलरेडी अपलोडेड। 170 इनवॉइसेस अपलोड की, उसके लिए GST कितना था 2K या 2000, उसका 20% 400 रुपीज़। और दूसरा अमाउंट एक्चुअल एलिजिबल ITC रिलेटिंग टू द इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड, जो इनवॉइस अपलोड नहीं की उसके रेस्पेक्ट में एक्चुअल एलिजिबल ITC बनता कितना है 200, विचेवर इज लेस, यानी कि सर 200 रुपीज़ का ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ 30 इनवॉइस जो अपलोड नहीं की उसका भी सर रिसीवर को ITC मिल जाएगा। साथ ही साथ जो इनवॉइसेस अपलोड कर दी हैं उसका तो 100% ITC मिल ही जाएगा। तो सर ये सारी बातें हमने बताई सर रूल 36 सब रूल 4 में जो की गई है लॉ के अंदर सर। इसके बाद सर मैं आपको क्रक्स डायग्राम प्रेजेंट कर रहा हूँ अवेलमेंट ऑफ ITC के रेस्पेक्ट में। क्रक्स डायग्राम क्या कहता है सर देखिएगा क्रक्स डायग्राम क्या कहता है। रजिस्टर्ड पर्सन दो तरह के हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन जो कवर्ड है अंडर सेक्शन 10 में तो उस पर ITC की बातें नहीं होगी, पर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए दो बातें हो सकती है, दो कंडीशंस होगी। इट इज़ यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की फर्स्ट कंडीशन, वो दोनों कंडीशन यदि वो सेटिस्फाई करता है, यानी रजिस्टर्ड पर्सन भी है
अदर देन सेक्शन 10 और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज़ लेता है सर, तो रूल तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की 4 कंडीशन हमें चेक करनी है, तो उसे आईटीसी मिल सकता है, अन्यथा उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन थी पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। सेकंड कंडीशन थी गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय द सप्लायर सब्जेक्ट टू बिल टू शिप टू, बोला है सर, सब्जेक्ट टू बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू क्या होता है वो हम देखेंगे। थर्ड कंडीशन सर, सप्लायर शुड हैव पेड द जीएसटी टू द गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू रूल 36 सब रूल 4, सब्जेक्ट टू रूल 36 सब रूल 4। और फोर्थ कंडीशन जो हमारी थी सर, फोर्थ कंडीशन थी कि रिसीवर ने फर्निश किया हो रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो ये चारों कंडीशन सर सेटिस्फाई हो जाती है तो उसे आईटीसी मिल जाएगा, यदि उसका आईटीसी 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक ना हुआ हो। दूसरी दशा सर, उसने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज़ ही नहीं लिया, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन था अदर देन सेक्शन 10, तो सर क्वेश्चन ऑफ आईटीसी की बातें होगी ही नहीं। यानी कि आईटीसी अवेलमेंट की बातें तभी होगी जब वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन सेक्शन 10 और उसने 6 की 6 कंडीशन सेटिस्फाई करी है, यानी कि वो रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन 10 है और चारों और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में उसने यूज़ लिया है और 4 कंडीशन एक्सेट्रा उसने फुलफिल कर दी है, सब्जेक्ट टू 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक नहीं हुआ है आईटीसी। ओके सर, तो यहाँ पर सर बोला है कि गुड्स और सर्विसेज कवर्ड अंडर सेक्शन 5 17 सबसेक्शन 5, तो आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। यदि गुड्स और सर्विसेज कवर्ड नहीं है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, तो सर आपको आईटीसी मिल सकता है, यानी कि आप अपनी बुक्स में लिख सकते हो कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है सर। तो ये सारी बातें अब मैं कंसाइज करता हूँ सर सेक्शन 16 के रिगार्ड्स में जो हमने की है सर। अब सर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 भी हो चुका है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 भी हो चुका है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, ऐसे गुड्स जिनके अगेंस्ट में इनवॉइसेस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, the registered person shall be entitled to take the credit upon the receipt of last lot or installment। सर यदि गुड्स इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहे हैं, जिनकी इनवॉइसेस इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रही हैं, तो सर पूरा आईटीसी आप तब तक बुक नहीं कर सकते जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स और लास्ट लॉट ऑफ गुड्स आपको फैक्ट्री में एक्चुअल में रिसीव नहीं हो जाता, तभी आप आईटीसी बुक कर पाएंगे। कुल मिला के बात सर इतनी है, यदि गुड्स लॉट्स में रिसीव होते हैं 4 लॉट्स 5 लॉट्स में, तो सर फर्स्ट लॉट रिसीव होते आईटीसी आप बुक नहीं कर सकते, सेकंड लॉट रिसीव होते आईटीसी बुक नहीं करते, जब तक कि पूरे गुड्स का लास्ट लॉट सर आपको एक्चुअल में रिसीव नहीं हो जाता, तब तक आप रेस्पेक्टिव आईटीसी बुक नहीं कर पाएंगे सर। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोविज़ो में बातें लिखी हुई है। सेकंड प्रोविज़ो पढ़ते हैं सर। सेकंड प्रोविज़ो क्या कहता है सर? सेकंड प्रोविज़ो कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू रेसिपिएंट हैज़ बीन मेड डिपेंडेंट अपॉन द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर इफ रेसिपिएंट fails to pay the amount of supply along with the tax payable within 180 days from the date of invoice, the recipient will be liable to pay along with the output tax liability an amount equal to the ITC with interest। सर ये बातें समझ में आपको नहीं आई होगी, अभी मैं एग्जांपल लेके इसे समझाऊंगा। एक बार आप इसे वापस से पढ़िए, ध्यान से पॉज कर समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसके लिए एक ग्राफ प्रेजेंट करूंगा, आप डायग्राम प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, उससे ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगी सर। अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू द रेसिपिएंट हैज़ बीन मेड डिपेंडेंट ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर। ये सही है बात सर, सप्लायर ने जब तक गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है, रेसिपिएंट को आईटीसी मिल नहीं सकता सर। इसका मतलब जीएसटीआर 3B में सप्लायर को टैक्स पे करना जरूरी है सर। ये कंडीशन हमने 16 सबसेक्शन 2 के अंदर पढ़ी भी थी। आगे कहा है इफ़ रेसिपिएंट फेल टू पे the amount of supply along with the tax payable within 180 days from the date of invoice। सप्लायर ने जब इन्वॉइस इशू करी थी रेसिपिएंट को, तो रेसिपिएंट ने इन्वॉइसेस रिसीव होने से यदि 180 दिनों के अंदर उस वैल्यू ऑफ सप्लाई और उसके रेस्पेक्टिव जीएसटी का पेमेंट 180 दिनों के अंदर नहीं किया, दोनों ही यदि 180 दिनों के अंदर नहीं किया है, तो फिर
यानी कि रेसिपिएंट ने जो गुड्स परचेज किया है वो क्रेडिट पे परचेज किया है और 180 दिनों के अंदर भी उसने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो क्या दशा हो सकती है? रेसिपिएंट विल बी लाइबल टू पे द अमाउंट अलोंग विद द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एन अमाउंट इक्वल टू आईटीसी विद इंटरेस्ट। तो रेसिपिएंट को 180 दिनों के बाद जो उसने आईटीसी अपनी सप्लाई के रेस्पेक्ट में बुक कर रखा था, जब भी वो अपनी आउटपुट सप्लाई करेगा, आउटवर्ड सप्लाई करेगा, रेसिपिएंट उसके साथ ही आईटीसी जो उसने बुक कर रखा है वो भी विद इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये देखिएगा सर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि सप्लायर ने सप्लाई किया है क्रेडिट पर रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड पर्सन है। टैक्स इनवॉइस बनाई है सर 10,000 की, जीएसटी लगाया है 18,000, 1,18,000 का जीएसटी बना है सर। और ये सर यहाँ पर क्रेडिट पर सप्लाई हुआ है। ऑल द कंडीशन मेंशन अंडर सेक्शन 16 इज सेटिस्फाई। सेक्शन 16 की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 और 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशन सेटिस्फाई होते ही इसने आईटीसी बुक कर लिया सर। जो जिस टैक्स का बर्डन रेसिपिएंट पर आया है, हालांकि उसने पेमेंट नहीं किया, पर वो आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल है। आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल इसलिए है सर क्योंकि सेक्शन 16 के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिसमें यह लिखा हो कि रेसिपिएंट को सर जो सप्लाई रिसीव हुई है उसके कंसीडरेशन का पेमेंट भी करना होगा। हालांकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी थी, क्योंकि यदि वो क्रेडिट पर परचेज करता है तो भी आईटीसी बुक कर सकता है। क्रेडिट पर परचेज करने के रेस्पेक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ी सर हमने, इसलिए वो आईटीसी अभी बुक कर सकता है। पर सर उसका बुक्ड आईटीसी तभी बुक रहने दिया जाएगा यदि वह गुड्स को रिसीव होने के 180 दिनों के अंदर पेमेंट कर देता है। यदि गुड्स रिसीव होने के 180 दिनों के अंदर उसने पेमेंट नहीं किया तो सर वो आईटीसी वापस गवर्नमेंट को पे करना होगा। यानी कि सर क्या लिखा है देखिए, पेमेंट रेसिपिएंट के लिए बोला है कि पेमेंट शुड बी मेड विद इन 180 डेज टू द सप्लायर। यदि वो कर देता है 180 दिनों के अंदर पेमेंट तो इस आईटीसी को बुक रहने दिया जाएगा, और यदि उसने उस बुक्ड आईटीसी को यूटिलाइज भी कर लिया होगा देन तो भी ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यदि 180 दिनों के अंदर वो पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज टू द सप्लायर, तो ऐसी दशा में एट द टाइम ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ही इज लाइबल टू पे। आउटवर्ड सप्लाई जब वो करेगा, यानी कि रेसिपिएंट जब सब्सिक्वेंट आगे सप्लाई करेगा तो सर उसे सर पे करना होगा जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जो बनता है वो तो पे करना ही होगा। इसके साथ आईटीसी जो उसने बुक कर रखा है सर, ये वाला आईटीसी जो 18,000 का उसने बुक कर रखा है, वो भी उसे विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना होगा सर। वो भी उसे विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना होगा। इसका मतलब सर इतनी सी बात है कि यदि प्रोविजो नंबर 2 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का ये कहता है, रिसीवर यदि 180 दिनों के अंदर पेमेंट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्डन इसी के ऊपर आया है, इसने पेमेंट भी कर दिया और गवर्नमेंट को भी वो 18,000 रुपये चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 180 दिनों के अंदर ये पेमेंट नहीं करता है और आईटीसी इसने बुक कर रखा है, आईटीसी इसने बुक करा पर इसका पेमेंट इसने सप्लायर को नहीं दिया, और सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू करी थी उसके रेस्पेक्ट में इस सप्लाई के लिए जीएसटी का पेमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट को कर दिया है। तो सप्लायर ने वो पेमेंट तो अपनी जेब से किया, क्योंकि रिसीवर ने तो उसका पेमेंट किया नहीं, इसलिए सप्लायर को यहाँ पर प्रॉब्लम एराइज होती है कि सर ये पेमेंट मेरी जेब से जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यदि रिसीवर 180 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करता है आपको, यानी ये पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ा, यानी इस टैक्स का बर्डन अभी तक रेसिपिएंट के ऊपर नहीं गया है क्योंकि उसका पेमेंट उसने आपको नहीं किया है, तो रेसिपिएंट से ये पैसा हम वापस ले लेंगे। इसका मतलब जो आईटीसी उसने बुक कर रखा है, जिसे वो यूज़ भी कर चुका होगा, यूटिलाइज भी कर चुका होगा अपनी सब्सिक्वेंट सप्लाईज में, तो सर जब वो आउटपुट सप्लाई करेगा उस पर जो टैक्स उसका बनेगा उसके साथ ये आईटीसी भी 180 दिनों के बाद जितना भी इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट रेट के साथ हम उससे रिकवर कर लेंगे। अब बातें आती है इस आईटीसी को बुक करने की। ये आईटीसी सर रिवर्स नहीं किया गया है, इस दशा में 180 दिनों के बाद भी आईटीसी रिवर्स नहीं किया गया है, क्योंकि सर 180 दिनों के बाद भी ये आईटीसी गवर्नमेंट ने रिसीवर से लिया है उसके आउटपुट सप्लाई के साथ, और विद इंटरेस्ट लिया है पेनल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो एक्चुअली ये आईटीसी गवर्नमेंट को इसने पे कर दिया है, चाहे 180 दिनों के बाद ही पे किया हो। तो सर जब इसने पे कर दिया है तो इसका बर्डन सर रेसिपिएंट पर ही गया है,
और जब बर्डन रेसिपिएंट पर गया है तो उसे आईटीसी बुक करने का अधिकार भी होना चाहिए। यानी पहले वो उसे यूटिलाइज भी किया हुआ है तो उसे रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि वो उसे आगे यूज़ करेगा तो भी उसे यूज़ करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस टैक्स का बर्डन सर गौर उसके रेसिपिएंट की जेब पर ही पड़ा है। तो ये हुआ हमारा आईटीसी का सेकंड लेक्चर सर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 थर्ड वीडियो की सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी जीएसटी लेक्चर्स की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जो क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है जो आपको समझ में नहीं आया है, किसी एस्पेक्ट्स के रेस्पेक्ट में कोई डाउट है तो ज़रूर सर उसे मुझसे पूछ लीजिए, और उसका मैं सॉल्यूशन आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा। तो ये कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है दोस्तों, इसमें अपने क्वेश्चंस क्वेरीज को पुट कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो सर आप वो भी बताइए। ओके दोस्तों, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।